हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, हमारी न्यू सीरीज आईसीसी के साथ हम आ रहे हैं, जहां आपको 6 to 12 मैथ साइंस एसएसटी के सभी वीडियोस मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। फिलहाल यहां पर हम बात करेंगे आईसीसी क्लास 8 हिस्ट्री। टॉपिक आपका है द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट है, साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके सारे टॉपिक सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लेते हैं। हमने 6 में एंशिएंट पढ़ा, 7 में मेडिवल पढ़ा और 8 में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पूरी आपकी जो बुक है 8th क्लास हिस्ट्री की, वो मॉडर्न हिस्ट्री पे है। अब मॉडर्न हिस्ट्री पे है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत क्या हुई, किन लोगों ने शुरुआत की, कैसे चेंजेस आए, ये सारा कुछ हमें जानना ज़रूरी है। वो हमें कहाँ से मिलता है, इसी चैप्टर से। यानी कि एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर है। तो आगे की चीज़ें जानने के लिए क्या है, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरे आपके सिलेबस का जो हिस्ट्री सिलेबस है, ये पूरा उसका बेस है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर थोड़ा लेंदी है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें हम समझेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे सब टॉपिक्स कवर करेंगे। टॉपिक्स क्या हैं वो देख लेते हैं। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हो मोस्टली कंट्री में हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसको ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए उसका पीरियडाइजेशन किया गया है। यही आपका, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमने 7th क्लास में भी डिस्कस किया था पहले। ठीक है, तो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा। अब पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, तो एंशिएंट हिस्ट्री हमने पढ़ी। एंशिएंट जो पीरियड था वहाँ से मेडिवल पीरियड में, फिर मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में जाने में एक लंबा प्रोसेस हुआ। ठीक है, एक लंबा टाइम लगा। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, फिर आपका मेडिवल हिस्ट्री है, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, तो जो ये एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो आपका पीरियड है, फिर मेडिवल हिस्ट्री वाला जो पीरियड है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो जंप लगी, एंशिएंट पीरियड से मेडिवल पीरियड में जब जाते हैं तो यहाँ से यहाँ की जो जंप लगी, ठीक है, तो ये अचानक से चीज़ नहीं चेंज हुई। ठीक है, इसमें एक लंबा टाइम लगा। जैसे आपके क्लास के पीरियड चलते हैं कि अब हिस्ट्री का है, फिर आपका ज्योग्राफी का है, मैथ का है, साइंस है, जो भी चेंज होते हैं तो वो क्या है, वो आपका तुरंत होता है। ठीक है, कि एक ख़त्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे इवेंट्स रहे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, हर तरह के इवेंट्स रहे जिन्होंने कि क्या किया, चीज़ों को चेंज किया। ठीक है, जिसके बेस पर इनका पीरियडाइजेशन हुआ। ठीक, इसको ज़्यादा डिटेल में आगे जानेंगे, फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक लंबा टाइम लगा। जो ये लंबा टाइम लगा यही क्या कहलाता है, ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब पीरियड ऑफ ट्रांजिशन हो गया। सोर्स मटेरियल हिस्ट्री जो है, ठीक है, तो जो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हमने पढ़ी, मेडिवल पढ़ी, या मॉडर्न हिस्ट्री भी जहाँ से शुरुआत हुई, जो भी चीज़ें रहीं, तो उस समय आज के लोग जो हैं इसकी स्टडी कर रहे हैं, बट वो उस समय पे थे नहीं। ठीक है, उसके अलावा कह सकते हैं कि उन लोगों से मिले नहीं थे, उनसे हम कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें जो है हमें पता चल जाती हैं कि इवेंट्स जो थे कैसे थे, कौन सा रिलीजन रहा होगा, क्या चीज़ें चलती थी, कैसे स्ट्रक्चर होते थे, सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं रिसर्च से। ठीक है, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन सब की वजह से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो कुछ ना कुछ सोर्स मटेरियल होगा जिससे कि हमें पता चलता है, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, तो यूरोप में सबसे पहले मॉडर्न पीरियड आया था और यहाँ पर उसी के बारे में हम देखेंगे, इसलिए मॉडर्न पीरियड इन यूरोप के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। द रेनेसांस, ठीक है, द रेनेसांस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रेनेसांस क्या है, किसी को एक तरह से कहते हैं जगा देना। ठीक है, जैसे जो चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं रेनेसांस की, तो ये जो आपका मेडिवल से मॉडर्न में आने का टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पर रेनेसांस आता है, जिसकी वजह से लोग मॉडर्न पीरियड की तरफ आते हैं। कैसा रेनेसांस, मतलब क्या है उसका, दोबारा से हमने बोला कि जागना, जीवित होना, इस तरीके की चीज़ें। मतलब ये कि पहले से जो चीज़ें चली आ रही, जो रूल कर रहा है, ठीक है, जो चीज़ें हैं उन ज़बरदस्ती इम्पोज की जा रही हैं, या फिर कह सकते हैं ब्लाइंड फेथ है, लोग उसी को मान रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग जो हैं वो जागरूक होते हैं, एक्नॉलेज होते हैं। ठीक है, उनके पास नॉलेज जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि उनके अंदर एक नई चीज़ आती है, इसी को कहते हैं रेनेसांस। ठीक है, जिससे कि क्या है, सारी चीज़ें चेंज होती हैं। वोयाजेस ऑफ डिस्कवरी,
हिस्ट्री हमने देखा कि हिस्ट्री के बारे में तो ठीक है, आज हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, बट क्या है, लोग जो थे नई नई चीज़ें, जब रेनेसेंस आया फिर लोग जो है नई नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हुए, चीज़ों को की डिस्कवरी करने लगे। ठीक है, उस डिस्कवरी में चीज़ों के साथ साथ ही अलग अलग लैंड्स भी आई। यही है आपका वॉयजेस ऑफ हिस्ट्री, कि लोग क्या है कि यात्राओं के द्वारा वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, लोग जो है यात्राओं के द्वारा डिस्कवरी कर रहे थे कि जगह जगह पर वो यात्राएं कर रहे थे और उन्हें नई नई चीज़ें मिल रही थी या उसे खोज रहे थे। फिर आता है रिफॉर्मेशन, जैसे आपका रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, किसी चीज़ को दोबारा से बनाना, वही चीज़ हो गया रिफॉर्मेशन। ठीक है, कोई चीज़ नए तरीके से फिर से बनाना, वो हो गया रिफॉर्मेशन। बाकी ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। तो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन जो है वो समझेंगे। हिस्ट्री क्लासिफिकेशन जो है वो 3 पार्ट्स में किया गया है। ठीक है, एंशिएंट और अर्ली पीरियड, मिडिवल और मिडिल पीरियड, एंड थर्ड आपका है मॉडर्न पीरियड। ठीक है, अब अगर हम बात की करें, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि ये जो चेंजेस हैं यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, कुछ न कुछ पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशंस रहेंगी होंगी जिनकी वजह से ये चेंजेस हुए या जिनकी वजह से ये पीरियडाइजेशन जो है वो हुआ है। ठीक है, ईच पीरियड है सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हर पीरियड के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम देखेंगे कि पॉलिटिकल अलग अलग तरीके का है, इकोनॉमिकल अलग तरह का है, हर पीरियड में हम देखेंगे अलग अलग तरह से चीज़ें चल रही। अब इसको कि ये जो पीरियडाइजेशन है वो किस उस पर हुआ है, तो वो हमने समझा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेस पर पीरियडाइजेशन जो है वो होता है। अब यहाँ पर और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो पास्ट में रही हों, ठीक है, कि हमने देखा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो भी कंडीशन इनकी रही हो, पास्ट इनटू पर्सपेक्टिव, तो पास्ट को ध्यान में रख, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए पास्ट को ध्यान में रखते हुए हमें देखना चाहिए क्या, जो टर्निंग पॉइंट्स हो और ट्रांजिशन हो। ट्रांजिशन जब हमने बात की कि एक जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं, और जो टर्निंग पॉइंट कि कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जिनकी वजह से ये पीरियडाइजेशन जो है वो हुआ। ठीक है, तो हमें क्या है, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए क्या करना होता है, पास्ट को ध्यान में रखते हुए देखना होता है जो टर्निंग पॉइंट एंड ट्रांजिशन होते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर। अब पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पीरियड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया था अभी कि एंशिएंट से मेडिवल, मेडिवल से मॉडर्न में जब जाते हैं, ठीक, तो बीच का चाहे ट्रांजिशन पीरियड है, चाहे ये जो पीरियड चेंज होते हैं, तो ये क्या है, ये कंट्री टू कंट्री अलग अलग होता है, सेम टाइम पर हर कंट्री में नहीं होता। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, 7th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या चीज़ पढ़ा था वहाँ पर कि जब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था यूरोप का अलग टाइम पे था, इंडिया का अलग टाइम पे था। वैसे ही मॉडर्न पीरियड भी हम देखें तो यूरोप का अलग टाइम पे था और इंडिया का अलग टाइम पे था। यूरोप में मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 15th सेंचुरी में आ गया था मॉडर्न एज। इंडिया की अगर बात करते हैं तो मिड 18th सेंचुरी में आया। ठीक है, इंडिया का मॉडर्न पीरियड मिड 18th सेंचुरी। कब, जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, वहां से इंडिया का मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, द मेजर टर्निंग पॉइंट फ्रॉम मेडिवल इंडिया टू द मॉडर्न एरा वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉन्क्वेस्ट कर लिए जाने के बाद वहां से इंडिया का मॉडर्न पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। जैसा अभी हमने पहले बात की थी कि मेडिवल से मॉडर्न पीरियड में जाना है, एंशिएंट से मेडिवल में जाना है, जो भी पीरियड में अगर जाना है तो हमें क्या करना होता है कि जो पास्ट है, पास्ट के जो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं, तो पास्ट को ध्यान में रखते हुए हमें आगे का जो ट्रांजिशन पीरियड है या फिर टर्निंग पॉइंट है उसको ध्यान में रखना होता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि मेजर इंडिया का जो मॉडर्न पीरियड आया उसका मेजर टर्निंग पॉइंट क्या था, जब ब्रिटिशर्स जो थे या फिर कह सकते हैं फॉरेनर जो थे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया इंडिया को। देखिए, ये लोग ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया तो पहले ही आ चुके थे, ठीक है, लेकिन जब कॉन्क्वेस्ट किया, वही हमने बात की ना कि ट्रांजिशन पीरियड एक चलता है फिर नेक्स्ट पीरियड आता है, तो जो ट्रांजिशन पीरियड था यानी कि वो लोग पहले से आए, बहुत सारा प्रोसेस चल रहा था, धीरे 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 करते हुए उन्होंने कब्जा किया और जब पूरी तरह से कॉन्क्वेस्ट कर लिया वहाँ से मेडिवल पीरियड, वहाँ से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है इंडिया का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी
कि अगर हम देखें, हम अगर ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमने देखा कि पहले भी फॉरेनर जो थे वो आए, उन्होंने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया, उस पर रूल किया, बट ये पहली बार चीज़ें यहाँ पर कुछ चेंज थी। चेंज कैसे थी कि हमने देखा कि पहले जो कह सकते हैं सल्तनत काल आया, पीरियड आया, फिर उसके बाद हम देखते हैं मुगल डायनेस्टी आई। तो ये लोग जब हैं ये बाहर से इन्होंने अटैक किया और फिर आकर वो यहीं पर सेटल हो गए, ठीक है, यहीं पर उन्होंने रूल किया। आगे उनकी कह सकते हैं जो आगे उनकी पीढ़ियां जो आती रहीं वो लोग यहाँ पर रूल करते गए। ये पहली बार था कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यहाँ पर आया, कॉन्क्वेस्ट किया, बट जो रूल हो रहा था वो बाहर से ही हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, राइट। अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, इसी में आगे चलते हैं। तो मॉडर्न एज के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज, इस पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अर्बनाइजेशन। मॉडर्न एज में हमने देखा, मॉडर्न पीरियड में हमने देखा अर्बनाइजेशन जो था वो तेजी से बढ़ा। लोग चाहे कह सकते हैं ऑक्यूपेशन के लिए आ रहे हैं, ठीक है, या फिर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, इस तरह से क्या है लोग शहरों की तरफ आने लगे, और जिसकी वजह से क्या है हम देखते हैं अर्बनाइजेशन बढ़ा, शहर जो है वो बड़े होने लगे यानी कि वो क्या हुए, उनकी प्रोग्रेस होने लगी, डेवलपमेंट होने लगा, तो वहाँ पर घर भी जो थे वो ज़्यादा बनने लगे। ठीक है, फिर आता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बनने लगे। पहले क्या था, पहले रूलर्स होते थे, उनका शासन होता था। अब मॉडर्न एज में हमने देखा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बनने लगे। रेशनलिज्म की बात करें कि लोग जो है अब वो क्या करने लगे, रेशनलिज्म पे आ गए, यानी कि तर्क करने लगे, डिबेट करने लगे। पहले क्या था, जो चीज़ें रूलर ने बोल दी वो उन्हें माननी पड़ती थी, ठीक है, उसके अलावा जो अलग पावर है यानी गॉड की पावर है वो उन्हें माननी पड़ती थी, उससे डर के रहना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब इंसान जो था, ह्यूमन जो थे, वो हर चीज पे क्या करने लगे, डिबेट करने लगे। ये क्या है, रेशनलिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मॉडर्न एज का। कि मॉडर्न एज में हमने देखा लोगों पे चीजें सीधे इम्पोज नहीं की जा सकती थी, अब वो उस चीज पे डिबेट करते थे, तब मानते थे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो हमने देखा कि मॉडर्न एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तेजी से बढ़ा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजीज जो थी वो भी डेवलप हुई, एडवांस हुई। फंडामेंटल सिविल लिबर्टी, जैसे अभी के भी टाइम में हम देख रहे हैं जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या है, दिन पर दिन उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज, फंडामेंटल सिविल जो लोगों को क्या है फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है वो दे दिए गए। पहले क्या था, जो शासक होता था, जो किंग होता था, उसका रूल होता था। अब क्या है, लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो बना दिए गए, तो फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज मिल गई। ह्यूमनिज्म की बात करें तो देखिए कोई भी चीज़ होती है उसको इज्म, ISM जो लग जाता है वो हो जाता है उसका आइडियोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन मानव, अब यहाँ पर क्या हो गया, मानवतावाद। ठीक है, ह्यूमनिज्म क्या हो गया, मानवतावाद, यानी कि ह्यूमन की बातें की जाने लगी। यानी कि पहले रूलर होता था उसकी चलती थी, उसके अलावा गॉड होते थे। ठीक है, नेक्स्ट पावर जो होती थी गॉड के लिए, कि लोग उन रिलीजन को या जो भी बातें जो थी उनको उन्हें मानना पड़ता था, डर के मानते थे या उन पे इम्पोज किया जाता था, उस तरीके से मानते थे। लेकिन अब क्या है, हमने देखा मॉडर्नाइजेशन जब हुआ, मॉडर्न पीरियड जब आया, तो यहाँ पर ह्यूमनिज्म की बात होने लगी, मनुष्य की बात होने लगी कि मनुष्य की डेवलपमेंट, मनुष्य की प्रोग्रेस जो है, ह्यूमन की प्रोग्रेस जो है वो किस तरीके से हो, इस पे बातें होने लगी। सोर्स मटेरियल की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ज़रूरी है ये हिस्ट्री को जानने के लिए, सोर्स मटेरियल बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एंशंट हिस्ट्री की चीज़ें थी, एंशंट पीरियड की थी, मेडिवल पीरियड की थी, या फिर मॉडर्न पीरियड की हैं, तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें सोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती है। तो सोर्सेज जो है बहुत तरह के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशंस वगैरह जो चले थे, ठीक है, तो उस टाइम के लोग जो हैं कुछ ना कुछ आज भी जीवित हैं जो हमें चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मतलब कुछ ना कुछ नहीं, अभी काफ़ी लोग हैं उस टाइम के जो कि हमें उस टाइम की चीज़ें जो हैं वो बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर हम टाइम में जाएं, ठीक है, उन चीज़ों को सर्च करें तो क्या है कि उसके बारे में हमें डायरेक्ट कोई कह सकते हैं कि एविडेंस जो है वो डायरेक्ट वाला कि कोई बताने वाला नहीं होगा कि वो बताए कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर इस तरह से होती थी, मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, आई विटनेस जिसे कहते हैं, तो उस तरीके की चीज़ लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनसे कि हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब जैसे हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस समय तक हम देखते हैं स्क्रिप्ट वगैरह उतनी डेवलप नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने उसके
बारे में फिर भी पता लगाया। कई ऐसी थियोरी भी हो सकती हैं जिनके बारे में हमसे कुछ कहा गया है कि ये चीज़ें थी, लेकिन हो सकता है आगे के टाइम में वो चेंज हो जाए, उस पर और ज़्यादा रिसर्च चले तो। लेकिन फिर हम देखें मेडिवल में वो सोर्सेज जो थे वो बढ़ गए, और जब मॉडर्न पीरियड में हम आते हैं तो वो सोर्सेज जो थे वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि मॉडर्न पीरियड में इसलिए सोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि लोगों की लैंग्वेज वगैरह डेवलप हो गई थी, टेक्नोलॉजीज़ भी आने लगी थी तरह तरह की, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर स्क्रिप्ट वगैरह भी है वो भी क्लियर मिल जाती हैं, जिससे कि क्लियरिटी जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो अगर हम मॉडर्न पीरियड में देखें किसके सोर्सेस के बारे में, तो एक वास्ट रेंज मिलती है हमें, ठीक है। द वास्ट रेंज ऑफ सोर्स मटेरियल फॉर द मॉडर्न एरा हेल्प अस स्टडी विथ एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर चीज़ें हम जान सकते हैं मॉडर्न पीरियड की। यही जैसा मैंने एंशिएंट के लिए बोला कि कुछ चीज़ें हो सकता है कही गई हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में वो चीज़ें चेंज हों। द मटेरियल ऑफ द मॉडर्न एज आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला है प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड है सेकेंडरी सोर्स। इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे कि प्राइमरी सोर्स क्या है एंड सेकेंडरी सोर्स क्या है, हिस्ट्री को जानने के लिए। सोर्स मटेरियल में सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज जो कि प्रिजर्व किए जाते हैं कहाँ, म्यूजियम में, आर्काइव्स में, ठीक है, उन्हें कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज, ठीक। उनमें क्या क्या आते हैं, उनमें आते हैं सबसे पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड हमने देखा जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया को कॉन्कर कर दिया तो ऑफिशियल जो वर्क था वही लोग देखते थे, ठीक है। और जो वो लोग क्या करते थे कि जो भी काम होते थे ऑफिशियल उनको बाकायदा रिकॉर्ड करके रखते थे, उन्हें बाकायदा लिख कर रखते थे, ठीक है। तो इससे क्या है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक। फिर लिटरेरी वर्क्स जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे, विजिटर्स थे, ठीक है, बाहर से आ रहे हैं लोग या फिर जो वहाँ रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में मान लीजिए किसी ने लिखा है, तो चाहे इंडियन राइटर हो चाहे ब्रिटिश राइटर हो, उन्होंने लोगों के बारे में लिखा, तो इससे क्या है हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि कब कौन बाहर से आया, किसने रूल किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता चलती हैं। फिर आगे क्या है हिस्टोरिकल वर्क्स की बात अगर करते हैं तो उस टाइम का कंटेम्प्रेरी जो हिस्टोरियंस हों वो, यानी कि जो उस टाइम के हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा कराया गया कार्य। फिर आता है आपका आर्टिस्टिक वर्क में आ जाता है आपका पेंटिंग आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा, स्केचिंग आ जाएगा। इसके अलावा क्या है इनग्रेविंग आ जाएगी। इनग्रेविंग जो जैसे पत्थरों पे क्या है खुरच के कह सकते हैं, एनग्रेव करके, पत्थरों को एनग्रेव करके डिज़ाइंस बनाई जाती थी, वो सारी चीज़ें आ गई आपकी आर्टिस्टिक वर्क में, ठीक। फिर आता है फोटोग्राफ्स, ऑडियो कैसेट्स, फिल्म्स एंड वीडियो टेप्स। ये बड़ा अच्छा सोर्स है, ठीक है, कि हम क्या है चीज़ों को सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते, सुन और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स जो है वो बहुत अच्छा है। फिर आगे आपका आ गया जैसे फोटोग्राफ्स वगैरह हो गई, किसी भी इवेंट्स की हो गई, ऑडियो हो गए, लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए, ठीक है, वो हो गया। न्यूज़पेपर में कोई भी इवेंट जो है चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में वो उनका मिलना। आर्कियोलॉजी रिमेंस जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स वगैरह हो गए, कि जो चीज़ें हैं मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उन पे आर्टिफैक्ट वगैरह हैं उनको देख के चीज़ों के बारे में जानना। फिर आता है ओरल हिस्ट्री की लोगों के द्वारा सुनी गई चीज़ें। जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन मूवमेंट की, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था उसकी बात अगर करें तो आज के टाइम में अभी हमें कई लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने उस मूवमेंट में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो हमें क्या है कि हम उनसे उस टाइम के बारे में जान सकते हैं, कि डायरेक्ट ओरल हिस्ट्री उनसे हमें मिल सकती है। तो ये चीज़ें हो गई क्या प्राइमरी आपका सोर्स, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या इंक्लूड है, सेकेंडरी सोर्सेज में आता है जैसे बुक्स हो गए, रिव्यूज़ हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, रिपोर्ट्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनको पढ़ा जाता है, ठीक है, बाकायदा वो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर एक कंक्लूजन जो है वो सामने देते हैं। ये आपका आता है सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया के मॉडर्न पीरियड के बारे में, ठीक है। फिर इंडिया का मॉडर्न पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, यूरोपियन के आने से, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ब्रिटिश रूल का इंडियन हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके बारे में जानने के लिए ज़रूरी क्या है, इट इज़ इम्परेटिव टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन यूरोप, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल जो था वो इंडिया पे किस तरीके से था, उसकी हिस्ट्री जो है वो जानने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि उस समय यूरोप में क्या चल रहा था। क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में जब आया तभी क्या हुआ कि इंडिया का मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ। तो मेडिवल से मॉडर्न तक आने में एक ट्रांजिशन पीरियड जिसके बारे में हमने बात किया था
वो चल रहा था, ठीक है, एक ट्रांजिशन पीरियड। तो उसके बारे में जानने के लिए हमें यूरोप के बारे में पहले जानना ज़रूरी कि वहाँ क्या चल रहा था। फिर उसके बाद वो लोग जो हैं वो हमारे यहाँ आए, फिर यहाँ पर कॉन्कर्ड करने की उन्होंने सोची। चलिए बच्चों, मॉडर्न पीरियड इन यूरोप की बात करते हैं। तो मॉडर्न पीरियड इन यूरोप के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूरोप में मॉडर्न पीरियड आया कब। तो यूरोप का मॉडर्न पीरियड हमने पहले भी डिस्कस किया, 15th सेंचुरी, ठीक है। यूरोप एंटर्ड इन मॉडर्न एज 15th सेंचुरी। तब तक में चेंजेस बहुत आ गए, जैसे कि हमने बात की थी ट्रांजिशन पीरियड एक होता है, मेडिवल से मॉडर्न में जाने का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब मॉडर्न पीरियड में जाते जाते तक वहाँ पर देखते हैं हम चेंजेस क्या हुए थे। फ्यूडलिज्म हैड डिक्लाइन। फ्यूडलिज्म जो था वो वहाँ डिक्लाइन हो गया था। देखिए ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि उस समय तक फ्यूडलिज्म जो था वो खत्म हो गया था। मॉडर्न पीरियड की अगर बात करें तो उस समय की सबसे बुरी चीज़ जो थी वो क्या था, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म इसलिए बुरी चीज़ थी, या फ्यूडल्स जो थे वो क्या थे, उन्हें सामंत कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जैसे किंग हो गया, ठीक है, किंग के अंडर किंग हो गया, किंग के अंडर में जो लोग रहते हैं वो हो गए नोबल्स, ठीक है। फिर आता है नाइट्स, नाइट्स यही फ्यूडल्स होते थे। फिर आते हैं पेजेंट्स वगैरह, ठीक है। तो जो फ्यूडल्स थे या फिर नाइट्स थे, तो सबसे पहले क्या था कि ये लोग गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थे। गवर्नमेंट यानी कि किंग जो था उसके अंडर उसके पर्सन ये लोग नहीं होते थे। जैसे होता है ना गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो ये प्राइवेट टाइप के लोग होते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले तो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए कि राजा को जो सेना की ज़रूरत होती थी, आर्मी की ज़रूरत होती थी, वो अवेलेबल कराना, प्लस लैंड के लिए अच्छे अच्छे काम करना, पेजेंट जो थे उनके लिए अच्छे अच्छे काम करना, इस तरीके के काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती गई वैसे वैसे ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगे पेजेंट का। अब पेजेंट जो थे या स्लेव्स वगैरह थे उनकी कंडीशन वैसे ही खराब हुआ करती थी, ठीक है। अब जब फ्यूडल सिस्टम आ गया तो उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, ज़बरदस्ती कि उन पर टैक्स लगाना, उन्हें मारना पीटना, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें जो थी वो होने लगी। तो जो फ्यूडल्स थे वो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो पेजेंट थे या स्लेव्स थे उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, ठीक है। तो यानी फ्यूडल सिस्टम जो था उसका यहाँ पर अंत हो चुका था, ये सबसे अच्छी चीज़ थी। फिर न्यू टाउन्स हैड डेवलप्ड, नए नए टाउन्स जो थे वो डेवलप होने लगे थे क्योंकि काम भी बढ़ रहा था, ठीक है, हर तरह की डेवलपमेंट हो रही थी, तो टाउन्स जो थे वो बढ़ रहे थे। ट्रेड हैड इंक्रीज, ट्रेड जो था वो इंक्रीज हो रहा था, नई नई जगह जो थी वहाँ से ट्रेड हो रहा था। अपनी कंट्री के साथ साथ ही अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हो रहा था, उसी के साथ साथ अदर कंट्रीज़ को डिस्कवर किया जा रहा था और उनके साथ भी ट्रेड किया जा रहा था, ठीक है। द राइट ऑफ इंडिविजुअल हैड बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है, इंडिविजुअल्स के जो राइट्स थे वो स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। कैसे, जैसे कि अभी हमने बात की कि फ्यूडल सिस्टम जो था वो खत्म हुआ मान लीजिए, तो जो पेजेंट थे या जिन्हें स्लेव्स बना के रखा गया था, जाहिर सी बात है उनके राइट्स जो थे उसमें सुधार होगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ। बाकी सभी लोग भी जो थे तो राइट्स जो थे इंडिविजुअल के वो क्या हो रहे थे, वो स्ट्रॉन्ग हुए थे, ठीक। स्टिल यूरोपियन कॉन्टिनेंट रिमेन फ्यूडल इन द 16th सेंचुरी। देखिए फ्यूडल सिस्टम जो था, जब हम देखते हैं 15th सेंचुरी में यूरोप में जब मॉडर्न पीरियड आता है तब तक वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम जो था वो खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स ऐसे थे यूरोप के जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम जो था वो 16th सेंचुरी में खत्म हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि और लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट था यूरोप का, वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम जो था उससे भी बहुत लंबे टाइम तक चला, लगभग 18th सेंचुरी तक वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम जो था वो चला, ठीक है। तो यानी कि यूरोप में उस समय क्या चल रहा था वो हमने देखा कि चीज़ें जो थी वो डेवलप हो रही थी, लोगों की कंडीशन जो थी वो सुधर रही थी, फ्यूडलिज्म जो था बहुत बुरा था, उसका अंत हो चुका था। द रेनेसेंस के बारे में हमने पहले बात किया था कि एक तरह से रीबर्थ या दोबारा से उद्धार होना, दोबारा से जन्म लेना, उस टाइप की चीज़, ये कहलाता है रेनेसेंस। तो इस टाइम में हम देखते हैं 1300 to 1600 का जो टाइम पीरियड होता है, लगभग 3 सेंचुरी का जो टाइम होता है ये, तो इस टाइम में हम देखते हैं पूरे यूरोप में चीज़ें जो थी वो चेंज हो रही थी। पूरे यूरोप में एक तरह का मूवमेंट आ गया था, किस चीज़ का, चेंज एंड डिस्कवरी, ठीक है, कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको चेंज करना, ठीक है, जो बुराइयां हैं उनको चेंज करना। हमने देखा भी अभी इसके पहले वाले स्लाइड पे कि चीज़ें जो थी वो चेंज हो रही थी, बेटर हो रही थी, ठीक है, और साथ ही साथ नई चीज़ों की डिस्कवरी हो रही थी, ठीक है, कि नई नई क्या चीज़ें की जा सकती हैं, नए नए लैंड्स वगैरह भी खोजी जा रही थी, तो ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी हो रही थी। रिप्रेजेंटिंग अ न्यू स्पिरिट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड रेनेसेंस, ठीक है। तो ये स्पिरिट जो है
कि लाइफ के हर एरिया में देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड रेनेसेंस। ठीक है, तो इस वजह से इस मूवमेंट को रेनेसेंस कहा जाता है। रेनेसेंस इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग रीबर्थ और रिवाइवल। दोबारा से एक नया यूरोप बन रहा था, है ना, नया यूरोप का जन्म हो रहा था, तो इसीलिए इसको रेनेसेंस जो वर्ड है इसकी मीनिंग है रिवाइवल और रीबर्थ। ठीक है, दिस टाइम मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एज टू द मॉडर्न एज थ्रू आउट यूरोप। ठीक है, पूरे यूरोप में इस समय में हम क्या देखते हैं कि रेनेसेंस हो रहा था। रेनेसेंस की वजह से क्या था कि एक नया पीरियड हमें देखने को मिल रहा था मिडिल एज से मॉडर्न एज की तरफ। ठीक है, एक ट्रांजिशन हो रहा था। ये ट्रांजिशन क्या था, इसी डिस्कवरी और चेंजेस की वजह से यहाँ पर हमें पूरे यूरोप में क्या है, एक ट्रांजिशन पीरियड जो है वो देखने को मिलता है, और यही ट्रांजिशन पीरियड जो है वो मेडिवल से मॉडर्न में जाने का काम करता है। रेनेसेंस के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं फैक्टर्स जिनका कंट्रीब्यूशन रहा रेनेसेंस लाने में। सबसे पहले था बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो इस समय नए नए रूट्स का पता चल रहा था, अर्बनाइजेशन वगैरह हो रहा था काफ़ी, तो जिसकी वजह से बिजनेस ग्रोथ जो थी वो काफ़ी थी। फिर आगे हम देखते हैं सर्च एक्टिविटीज़ बाय इटालियन ट्रेडर्स। इटालियन ट्रेडर्स जो थी उनकी सर्च एक्टिविटीज़ थी, तरह तरह की चीज़ों को खोजना, इन्वेंट करना, नए नए रूट्स का पता लगाना, नई लैंड का पता लगाना। तो इससे क्या था कि जब ये सारी चीज़ें मिल रही थी तो उससे क्या था कि रेनेसेंस जो है, रेनेसेंस को लाने में इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा। इंक्रीज इन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेरियस सोसाइटीज़। ठीक है, तो हमने देखा बिजनेस ग्रोथ हो रही है, मर्चेंट ट्रेडर्स जो है नई नई एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या था, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जो थी वेरियस सोसाइटीज़ में बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, इंक्रीज होने से ये हो रहा था कि लोगों के माइंड जो थे, क्योंकि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से उनके माइंड जो थे वो अब ओपन हो रहे थे अलग अलग तरह की चीज़ों को सोचने के लिए। ठीक है, 1453 ऑटोमन तुर्क्स कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो ऑटोमन तुर्क के द्वारा 1453 में कैप्चर किया गया कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि रोम का ईस्टर्न रोम का पार्ट था। ठीक है, जो कि बाइजेंटियन एम्पायर की कैपिटल थी। ठीक है, तो उसको कैप्चर कर लिया गया। जब ऑटोमन तुर्क के द्वारा बाइजेंटियन एम्पायर को कैप्चर कर लिया गया या कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया गया, तो वहाँ के जो स्कॉलर्स थे वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ वहाँ से भाग गए। ठीक है, जाहिर सी बात है जब कहीं पे किसी को कैप्चर किया जाएगा तो जाहिर से तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अत्याचार भी किए जाएंगे। ठीक है, उनको अपनी चीज़ों के लिए फ्रीडम नहीं होगी, इस तरीके की चीज़ होगी, इसलिए वहाँ के स्कॉलर्स जो थे वो वहाँ से भाग गए। ठीक है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल स्कॉलर्स देयर वर patronized and encouraged by Rome's wealthy Italian merchants, Florence, Milan and Venice। ठीक है, फ्लोरेंस, मिलान एंड वेनिस जो थे, ठीक है, इटालियन मर्चेंट्स, वहाँ के जो इटालियन मर्चेंट्स थे उन्होंने इनको इनकरेज किया, साथ ही साथ संरक्षण दिया, पैट्रोनाइज किया, अपने यहाँ पर संरक्षण दिया और पैट्रोनाइज किया और इनको इनकरेज किया कि ज़्यादा चीज़ें लिखने को। क्यों? क्योंकि ये स्कॉलर्स थे, जाहिर सी बात है इनके पास नॉलेज थी। अब इनकी नॉलेज जो थी वो वहाँ पर काम आ सके, इसलिए इनको पैट्रोनाइज करने के साथ ही साथ इनकरेज किया गया कि ये अपने ज्ञान को लोगों तक फैलाएं। ठीक है, लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश। तो पहले से भी वहाँ पे जो कह सकते हैं स्कॉलर्स वगैरह रहे होंगे, बाहर से भी स्कॉलर्स आ गए, तो वहाँ पर नॉलेज जो था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ एंड लाइब्रेरीज जो थी वो इस्टेब्लिश की गई। अब इसकी वजह से क्या है, यूनिवर्सिटीज़ एंड लाइब्रेरीज की ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़ेंगे, लाइब्रेरीज है, बहुत सारी बुक्स आएंगी वहाँ पर। ठीक है, तो जिसको कि पढ़ने के बाद लोगों के अंदर एक कह सकते हैं रेनेसेंस बुक पढ़ने के बाद ही आ जाएगा, है ना, तो लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी, लोग जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें रेनेसेंस को लाने के लिए इन सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन था। द रेनेसेंस, हम लोगों ने इसमें रेनेसेंस के बारे में जाना, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के बारे में जाना। फिर अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे चेंजेस इन पीपल्स थिंकिंग ड्यू टू रेनेसेंस। ठीक है, रेनेसेंस के दौरान लोगों की थिंकिंग में क्या चेंजेस आए, ठीक है, वो हम जानेंगे कि रेनेसेंस देखिए लाने में किनका कंट्रीब्यूशन था, कौन से फैक्टर्स थे वो हमने जाना। अब उससे लोगों की सोच में क्या चेंजेस आए वो हम जानते हैं। पीपल आर नाउ इनकरेज्ड टू क्वेश्चन एंड चैलेंज एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन। जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कि किंग था, ठीक है, किंगडम था, चर्च था, तो ये सारे जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस थे, तो पहले लोग क्या थे, इनकी बातों को
बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करके मानते थे। अब क्या था कि लोगों को इनकरेज किया गया क्वेश्चन एंड चैलेंज करने के लिए कि चीज़ें जो हैं वो क्यों हैं, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो लोगों को इनकरेज किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ रहा था। जैसा कि हमने भी बात की, प्रॉस्पेरिटी वगैरह आ रही थी, ठीक है, बिजनेस जो था, बिजनेस ग्रोथ हो रही थी। तो उसकी वजह से क्या था कि उनकी जो एक प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो रही थी। अब उनका माइंड जो था वो ओपन हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज जो थी वो बढ़ रही थी, तो जिसकी वजह से लोगों के को नॉलेज जो था वो ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। Now people have stopped blindly obeying the orders of the king and the church। तो चर्च की जो बातें थी, किंग की जो बातें थी, वो उन्हें क्या था, ब्लाइंडली माननी पड़ती थी। अब वो क्या करते थे, अब उनकी आज्ञाओं को वो ब्लाइंडली नहीं मानते थे, ठीक है। उनकी आज्ञा का पालन वो नहीं करते थे कि जो भी चीज़ें कह दी गई हैं वो उनको मानेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर लॉजिक एंड रीजन। अब जो भी चीज़ें होती थी उसके लिए वो डिमांड करते थे लॉजिक और रीजन की, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं उसका रीजन क्या है, ठीक है, उसका लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें। अब जब लोगों के अंदर लॉजिक एंड रीजन, ये एक सोच आ गई कि वो इसकी डिमांड करते थे, जिससे क्या हो, द बर्थ ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, एक साइंटिफिक जो स्वभाव था कि चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, एक साइंटिफिक टेम्पर जो था उसका बर्थ हुआ। और साथ ही साथ सर्च फॉर ट्रूथ, तो जो भी सही है उसकी खोज करना, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनके अंदर कह सकते हैं तरह तरह की चीज़ों को खोजना। और उसमें हम देखते हैं कि उस टाइम में बहुत तरह की आर्ट्स जो थी वो यहाँ से डेवलप हुई। जैसे हम देखते हैं पेंटिंग हुई, ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ में देखते हैं लोग आगे बढ़े, साइंस में लोग आगे बढ़े, ठीक है, स्कल्पचर वगैरह है उसमें आगे बढ़े, आर्किटेक्चर में लोग आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि लोग अब नई नई तरह की चीज़ें जो थी वो सर्च कर रहे थे, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म वॉज सेंट्रल टू द न्यू लर्निंग। पहले क्या था, पहले जो था कि गॉड है, ठीक है, गॉड की बातें हो गई, किंगडम की बातें हो गई, किंग की बातें हो गई, हेल की बातें हो गई कि हेल है, हेवन है, ये सारी बातें थी। अब लोगों का ध्यान वहाँ से हटा और अब लोग जो थे वो ह्यूमनिज्म की बात करने लगे कि मनुष्य जो है उसको किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, मनुष्य जो है उसकी किस तरह से हेल्प की जाए, ठीक है। तो ह्यूमनिज्म की बात, अब जो भी चीज़ थी उसका सेंट्रल जो गॉड और किंग उन सब से हट के क्या हो गया कि न्यू लर्निंग का जो सेंटर था वो क्या हो गया, वो हो गया ह्यूमनिज्म की। लोग अब जो थे वो मानव की बातें करने लगे। एक्सप्रेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ अवे फ्रॉम मेडिवल थिंकिंग। जो मेडिवल थिंकिंग थी उससे हटकर अब सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर होने लगी। दिस पीरियड सॉ ग्रेट आउटबर्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड ब्रिलियंस। तो अब क्या था, लोगों की ब्रिलियंसी जो थी वो भी बढ़ रही थी, क्रिएटिविटी भी बढ़ रही थी। तो इस पीरियड में हम देखते हैं, इसीलिए इस पीरियड को कहा जाता है आउटबर्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड ब्रिलियंस, क्योंकि क्रिएटिविटी एंड ब्रिलियंस जो था वो एक तरह से विस्फोट जो कहते हैं, क्योंकि चीज़ें जो थी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए इस टाइम में उसका विस्फोट एक तरह से कहते हैं कि हुआ, ठीक है। आउटबर्स्ट वोयाजेस ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, तो यानी ये खोज की यात्राएं। अब लोग जो थे वो नई नई चीज़ों को खोजने के लिए यात्राएं करने लगे, ठीक है। तो क्या कैसे हुआ वो समझेंगे। हमने रेनेसेंस जो था उसका मीनिंग समझ लिया, फिर रेनेसेंस जो था वो उसके फैक्टर्स जो थे, ठीक है, वो हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो थे वो हमने जाने, फिर उसकी वजह से चेंजेस क्या है वो हमने जाने। अब रेनेसेंस जो था उसकी वजह से हम देखते हैं डिस्कवरी जो थी, लोगों के अंदर डिस्कवरी करने की चाह वो बढ़ने लगी, ठीक है। द रेनेसेंस ऑल्सो फॉस्टर्ड अ स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी की जो स्पिरिट थी वो लोगों के अंदर बढ़ने लगी। और ये चीज़ें पता है लोगों के लिए एक एडवेंचर की तरह लगने लगी, कि लोगों को लगने लगा। अब क्या था कि पहले उनको दूसरे के अंडर में चलना पड़ता था तो अपना माइंड नहीं चलाते थे। अब हर चीज़ के लिए उनको लॉजिक चाहिए था, हर चीज़ों के लिए रीज़न चाहिए था। तो इससे क्या था कि उनके अंदर एक तरह से डिस्कवरी जो थी, चीज़ों को जानने के लिए, चीज़ों को खोजने के लिए एक अट्रैक्शन आने लगा। अब जब ये डिस्कवरी का अट्रैक्शन इनके अंदर था तो इससे क्या हुआ कि इनको ये एक तरह से कह सकते हैं एडवेंचर लगने लगा, कि अब उन्हें लगने लगा कि हो सकता है उसके पीछे कुछ और है, ठीक है, वो रिवर है, रिवर के आगे हम देखते हैं क्या है। तो इस तरह ये लोग क्या है तरह तरह की डिस्कवरीज जो थी वो करने लगे। बर्थ ऑफ सेंस ऑफ एडवेंचर एंड अ डिजायर टू एक्सप्लोर द अननोन, ठीक है। तो एडवेंचर
का बर्थ, मतलब जो डिस्कवरी कर रहे हैं तो ये इनको एक तरह से एडवेंचर की तरह लग रहा था, ठीक है, और जिससे कि अननोन को जानने के लिए डिजायर होने लगे, विच रिजल्टेड इन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ मैनी न्यू लैंड्स, और डिस्कवरी करने की इसी चाहत में उन्होंने बहुत सारी नई लैंड्स जो थी उनको सर्च किया, उनको डिस्कवर किया। द ऑटोमन तुर्क ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया माइनर इन द 15th सेंचुरी एंड द कटिंग ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। देखिए, ऑटोमन तुर्क जो थे वो इस समय पावरफुल हो रहे थे। हमने देखा कि उन्होंने जो ईस्ट रोम था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एशिया माइनर जो था उस पर अपना कब्जा कर लिया। एशिया माइनर यानी कि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला जो रास्ता था, ठीक है, मान लीजिए इधर से एशिया आ रहा है, इधर यूरोप है, तो इनको जोड़ने वाला जो रास्ता था या जहाँ पे ये मिलते थे उस जगह पर इसने कब्जा कर लिया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि जो मेडिटेरियन सी था उस पर भी कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ, पहले लोग जो ट्रेड करते थे वो इसी सी के रास्ते से ही करते थे, ठीक है, तो बहुत सारे पोर्ट्स जो थे, मेडिटेरियन पोर्ट्स जो थे बहुत सारे, उस पर कब्जा किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, मेडिटेरियन पोर्ट्स जो थे उन पे कब्जा करने के साथ यूरोपियन जो शिप्स थी उनके जो सामान थे उनको उन्होंने ले लिया, ठीक है, इस तरीके की चीजें इन्होंने की। द ऑटोमन तुर्क्स ऑक्यूपेशन ऑफ एशिया माइनर इन द 15th सेंचुरी एंड द कटिंग ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन एशिया एंड यूरोप, तुर्क्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ द मेन पोर्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, तो उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। वहां से जो शिप्स जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उस रास्ते को भी उन रास्तों को बंद कर दिया और शिप्स पर अपना कब्जा कर लिया। इंक्रीज टैक्स ऑन गुड्स पासिंग थ्रू देयर लैंड, अब उनकी लैंड से जो भी गुड्स पास होते थे उन पे उन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया। अब ये सारी कंडीशंस जो थी वो क्या थी, इन कंडीशन से जो ट्रेडर्स थे जो एक लंबे टाइम से ट्रेड करते आ रहे थे एशिया के साथ वो परेशान होने लगे। आइए देखते हैं आगे क्या है। चलिए, तो अभी हमने डिस्कस किया कि उन्होंने जो ऑटोमन तुर्क्स थे उन्होंने क्या किया कि कब्जा भी कर लिया एशिया माइनर पर। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, मेडिटेरेनियन सी जो था उसके जो पोर्ट्स थे वो अपने कब्जे में ले लिए, ठीक है, वो रूट्स को भी उसने बंद कर दिया। तो ऐसा जब हम देखते हैं ये चीजें जब हो रही थी तो जो लोग पहले से ट्रेड कर रहे थे उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आने लगी कि पुराने टाइम से वो ट्रेड कर रहे हैं जिससे कि उन्हें प्रॉफिट भी हो रहा था, ठीक है, अब क्या है कि वो ये ट्रेड्स जो है नहीं कर सकते हैं। जो वहां से गुजर रहा है अपना गुड्स लेके उसको ज्यादा टैक्स भी देना पड़ा। ये सारे कंडीशंस होने के पे लोगों को लगा कि एक नया रूट अब जो है वो खोजना चाहिए, वरना क्या है कि इनको टैक्स देना पड़ेगा या ये रूट जो है वो बंद करके रखें। तो इसके लिए लोगों ने एक नया रूट खोजने के लिए एक नया रूट जो है वो डिस्कवर करना चाहा। और इस टाइम में हम देखते हैं कि लोग जो थे वो डिस्कवर करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, ऐसी स्पिरिट जो थी उनके अंदर काफी ज्यादा आ गई थी। ग्रेट वॉयजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन वर मेड, न्यू रूट्स एंड न्यू लैंड्स वर डिस्कवर्ड। तो जो ग्रेट वॉयजेस थे, जो नई नई यात्राएं करते थे, जो इसमें कह सकते हैं जिनको एडवेंचर लगता था, तो इस तरीके के जो लोग थे नई लैंड नए रूट्स को खोजने लगे, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कि आगे चलकर नए नए लैंड्स और नए नए रूट्स जो थे वो इन्होंने डिस्कवर किए। वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, इसमें आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इस समय में हुई, क्योंकि लोग जो थे रेनेसांस के दौरान ये सारी चीजों को बिल्कुल वो किस तरीके से एडवेंचर की तरह ले रहे थे, ठीक है। तो क्या डिस्कवरीज हुई, इन द 15th सेंचुरी पोर्तुगीज प्रिंस हेनरी द नेविगेटर सेंट आउट सेवरल एक्सपेडिशंस टू एक्सप्लोर द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो प्रिंस हेनरी जिनका की नाम था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, उन्होंने कई एक्सपेडिशंस जो थे वो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट की तरफ भेजा, जिन्होंने जब लोग वहाँ पर गए जो चीज़ें सर्च की फिर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसका मैप बनाया, ठीक है। तो जैसे अफ्रीका, अगर एक रफली पिक्चर जो है वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वैसा नहीं बना लेकिन फिर भी एक रफली पिक्चर जो है मान लीजिए अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट की तरफ का पता लगाने के लिए उन्होंने भेजा था, जहां से फिर जो लोग गए थे मैप वगैरह बना के दिया। फिर हम देखते हैं 1488 के दौरान बार्थोलोम्यूज डियाज, ठीक है, उनके अंडर में दूसरा एक्सपेडिशन जो था वो गया कहाँ पर, अफ्रीका के साउथ की तरफ। वो लोग साउथ की तरफ गए और वहाँ से जब उन्होंने देखा तो उनको समझ में आया कि इंडिया की तरफ जाने वाला एक रास्ता जो था वो उनको दिखाई दिया, ठीक है, इंडिया की तरफ जाने वाला एक रास्ता दिखाई दिया
जिसको कि उन्होंने क्या बोला, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से कभी बनता है, केप ऑफ गुड होप क्या था? केप ऑफ गुड होप यही था, बार्थोलोमेव डियाज जब उनके अंडर में एक्सपीडिशन जो थे वो साउथ की तरफ जब गए हैं तो उनको इंडिया की तरफ जाने वाला जो रास्ता दिखाई दिया उसे उन्होंने नाम दिया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, कि उनको एक होप दिखी कि आगे भी कोई रास्ता जो है वो उन्हें मिल सकता है। ठीक है, किसके अंडर में था ये? बार्थोलोमेव डियाज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए चीजें जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि हेनरी जो था, प्रिंस हेनरी जो था, वो क्या वो नेविगेटर था? ठीक है, तो प्रिंस हेनरी जो था वो कोई नेविगेटर नहीं था, बट उसने बहुत सारे लोगों को नेविगेशन सिखाया था, जिनमें से बार्थोलोमेव डियाज जो थे वो भी एक थे। तो इसलिए इनको नाम दिया गया प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इन्हीं डिस्कवरीज में से एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी बात करें तो डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया बाय वास्को डी गामा इन 1497 में वास्को डी गामा जो था वो केप ऑफ गुड होप, जिस रूट की हम लोगों ने अभी बात की थी, उसी रूट को फॉलो करते हुए 1497 से चलता है और 98 में वो पहुंचते हैं कहाँ? केरला का कोझिकोड। ठीक है, यहाँ से फिर इंडिया की तरफ वो इंडिया में एंटर करते हैं। ठीक है, तो यानी वो रूट जो था वो लोगों को मिल गया और आगे उसी रूट से काफ़ी ट्रेड वगैरह होता है और बहुत सारे फॉरेनर्स जो होते हैं फिर यहीं से एंटर करते हैं इंडिया में, जहाँ से हमारी हिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है। चलिए, तो अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, आपको याद रखना है किसने किया, कब किया। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका की बात करें तो 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन सेलर लिविंग इन स्पेन सेल वेस्टवर्ड फ्रॉम यूरोप। ठीक है, तो ये क्या किए, यूरोप से वेस्ट की तरफ का इन्होंने रूट जो था वो सर्च किया। ये कौन थे? ये थे इटालियन सेलर जो कि रहते थे स्पेन में। तो ये यहाँ यूरोप के वेस्ट की तरफ से सीधे कैरेबियन सी की तरफ इन्होंने लैंड किया। ये वाला रूट जो था वो उन्होंने सर्च किया। हालांकि इनको लास्ट तक ये लगता रहा कि इन्होंने वेस्ट की तरफ का एक रूट जो था वो डिस्कवर किया है, बट इन्होंने क्या किया था, पूरा एक कॉन्टिनेंट जो था वो डिस्कवर किया था। ठीक है, ही लैंडेड ऑन द कैरेबियन आइलैंड ऑफ सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ही अंडरटुक मोर वॉयाजेस एंड डिस्कवर्ड सेवरल मोर आइलैंड इन द कैरेबियन सी एंड अलोंग द कोस्ट ऑफ वेनेजुएला। तो अमेरिका को डिस्कवर करने के बाद हम देखते हैं यूरोप जो है वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। ठीक है, कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ ट्रेड कॉमर्स। क्यों, कैसे? क्योंकि अमेरिका में उस समय तक पॉपुलेशन जो थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उनकी पहुंच जो थी, ठीक है, उनके कॉन्टेक्ट जो थे वो दूसरे लोगों से नहीं थे। तो इस वजह से वो कह सकते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, रिसोर्सेज ज़्यादा थे। तो यूरोप के लोग जो थे जब वहाँ पे जाने लगे तो इस वजह से, इस ट्रेड की वजह से यूरोप की कंडीशन जो थी वो काफ़ी ग्रो करने लगी। ठीक है, दिस हेल्प द रूलर्स टू ब्लाइंड अ प्रॉस्पेरस एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट। अब जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो यूरोप के ट्रेडर्स थे, जो कि हमने देखा कि अमेरिका की तरफ जाके अब वो ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे। तो वो ट्रेडर्स जो थे वो क्या हो रहे थे, वो रिच हो रहे थे। रिच होने की वजह से वो जो अपने रूलर थे अपने यहाँ के, उनको भी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, जिसकी वजह से जो फ्यूडल सिस्टम की हमने बात की थी कि फ्यूडल सिस्टम जो था बहुत बुरा था, राजा की डिपेंडेंसी रहती थी। तो अब जो किंग की डिपेंडेंसी थी फ्यूडल सिस्टम पे, फ्यूडल्स पे, वो अब धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे वो इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, बिल्डिंग अ मिडिल क्लास। अब क्या है कि ट्रेडर्स जो थे मतलब लोग जो थे धीरे धीरे रिच हो रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं एक नया मिडिल क्लास जो था वो बन रहा था, जिसमें कि हम देखते हैं डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, ये सारे लोग आ रहे थे। ठीक है, तो एक नया मिडिल क्लास जो था वो बन रहा था। दिस डिस्कवरीज ऑल्सो इनरिच्ड पीपल्स नॉलेज अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी, ब्रॉट रेवोल्यूशनरी इकोनॉमिक चेंजेस इन यूरोप एंड एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। देखिए क्या हो रहा था कि अब जो यूरोप था, समझिएगा, यूरोप जो था वो अब रिच हो रहा था। ठीक है, यूरोप जो था वो रिच हो रहा था, उनके किंग को सपोर्ट मिल रहा था, और फिर इस वजह से हम देखते हैं कि ये जो डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत कुछ जो था वो चेंज हो गया, एक तरह का रेवोल्यूशन आ गया। कैसा रेवोल्यूशन आ गया? इकोनॉमिक चेंजेस हुए यूरोप में, और साथ ही साथ एक और चीज़ हुई यूरोप में। इकोनॉमिक चेंजेस होने के साथ ही साथ जो यूरोप के लोग थे वो स्ट्रांग हो रहे थे, और इसी वजह से एक्सेलरेटेड मतलब वो लोग
क्या करने लगे, तेजी लाने लगे। किसमें, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन में वो तेजी लाने लगे। एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका को वो कॉलोनाइज करना चाहते थे। कॉलोनाइजेशन क्या होता है बच्चों, कॉलोनाइजेशन मतलब कि जब कोई कंट्री अदर कंट्री की इकोनॉमी को अपने हाथ में ले लेती है, उसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो अब जो यूरोप था स्ट्रांग हो रहा था, ठीक है, तो वो लोग अब क्या करने लगे, अब वो तेजी लाने लगे किस चीज में, कि अदर कंट्री जो है उसको अब वो कॉलोनाइज कर लें। रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार या कह सकते हैं करेक्शन, ठीक है। तो उसके कई रीजन रहेंगे, उसमें से एक रीजन यहाँ पर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेडिवल पीरियड वाले टाइम में हम लोग देखते हैं, यानी कि मिडिल एज वाले टाइम में हम लोग देखते हैं कि यूरोप के लोगों की जो लाइफ थी वो कैथोलिक चर्च, पोप, इन्हीं के अराउंड थी। क्यों थी, क्योंकि जो कैथोलिक चर्च के जो पोप वगैरह थे उनके पास पावर जो थी वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। उसके अलावा रिलीजन को लेके लोगों को वो डरा भी सकते थे कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, कई तरीके की चीज़ें थी, ठीक है। एंड और वो क्या थे, सुप्रीम हेड बनकर बैठे थे, यानी कि पावर अपने पास ही बनाए हुए थे। द पोप हैड अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, पोप के पास अथॉरिटीज़ जो थी बहुत ज़्यादा थी और वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी काम कर सकते थे। उनको न तो कोई अपोज कर सकता था, न कोई उनकी चीज़ों को चैलेंज कर सकता था। क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज बिकेम सेंटर्स ऑफ लर्निंग, क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज जो थी वो इस टाइम में सेंटर ऑफ लर्निंग बन रहा था, ठीक है। इन एडिशन टू स्पिरिचुअल पावर द पेपेसी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। तो लोगों की जो यूरोप के जो कह सकते हैं कि आम पब्लिक जो थी उनके लिए तो इनका इंटरफेरेंस था, लेकिन साथ ही साथ जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसमें भी इनका इंटरफेरेंस पूरी तरह से था। कभी भी ये लोग किंग को, किसी भी किंग को अपॉइंट भी कर सकते थे और किसी को भी डिसमिस कर सकते थे। तो इस तरह से इनकी पावर जो थी वो बढ़ती जा रही थी और पावर बढ़ने के साथ ही जाहिर सी बात है जब किसी के पास पावर आती है तो लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वही इनके साथ था कि इनकी पावर बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से करप्शन जो था वो क्या हो रहा था, वो बढ़ता जा रहा था और कोई भी उसे अपोज नहीं कर सकता था। मीनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन सिंपल सा समझे तो सुधार, ठीक है। डीपली हम समझना चाहें तो ये क्या था, तो आइए देखते हैं। द रिफॉर्मेशन वाज अ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट अगेंस्ट द अथॉरिटेरिज्म एंड एविल प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। हमने देखा रोमन कैथोलिक चर्च और जो पोप थे उनकी एट्रोसिटी, उनका करप्शन जो था वो बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी आने लगी, बहुत ज़्यादा एंगर आने लगा और उसकी वजह से लोग जो थे वो अब इनके अगेंस्ट आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे। इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ रिफॉर्मेशन आते हैं इसके कॉज पर। सबसे पहला था रेनेसेंस, ठीक है। तो रेनेसेंस था, रेनेसेंस आने की वजह से क्या हुआ, लोगों की थिंकिंग जो थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, चेंज हो गई। उनकी थिंकिंग का जो पैटर्न था, पहले जो चीज़ रूलर बोल दिया, जो चीज़ पोप बोल दी, वो उनको माननी पड़ती थी। अब उनका पैटर्न जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया। किस तरीके से, इट गेव इम्पेटस टू ह्यूमनिज्म, कि अब जो चीज़ें थी पहले गॉड के बारे में, रिलीजन के बारे में, इन्हीं चीज़ें के अराउंड जो थी चीज़ें घूमती रहती थी। अब क्या था, ह्यूमनिज्म, जो भी चीज़ें होंगी वो ह्यूमन को ध्यान में रख के, ठीक है। रेशनलिज्म, कि जो चीज़ें हैं अगर उन्हें लग रहा है गलत तो उस पर वो तर्क कर सकते हैं, ठीक है, डिबेट कर सकते हैं। साइंटिज्म, की जो भी चीज़ें हैं अब वो साइंटिफिक वे में वो देखेंगे, हर चीज़ के साइंटिफिक रीज़न वो मांगेंगे, ठीक है। एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हर चीज़ की वो इंक्वायरी कर सकते हैं। पहले क्या था, वो किसी चीज़ की इंक्वायरी नहीं कर सकते थे, चैलेंज नहीं कर सकते थे, अब वो इसकी वजह से ये चेंजेस यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। तो ये कॉजेज थे। इन दिस पीपल क्वेश्चन एवरीथिंग बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास को लेके बातें फैलाई जा रही थी उसको लेकर अब वो क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस क्विकली स्प्रेड द आइडियाज ऑफ द रेनेसेंस, ठीक है। तो रेनेसेंस का जो आइडिया था कि लोग अब क्वेश्चनिंग कर सकते हैं जो भी चीज़ें थी, तो इसमें बहुत तेजी आई। कब, जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। कैसे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से चीज़ें जो थी फटाफट प्रिंट हो रही थी, लोगों के जो थॉट्स थे वो लगातार, जो राइटर वगैरह थे वो उनको लिखते थे और चीज़ें जो थी बहुत तेज़ी से प्रिंट हो रही थी। एक साथ जब इतनी चीज़ें जो थी प्रिंट हो जा रही थी तो लोगों तक उसकी पहुंच भी जो थी वो बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोगों तक बातें तेज़ी से पहुंचने लगी थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और तेज़ी से पहुंचने लगी थी, ठीक है। तो इस वजह से इस टाइम में इसमें तेज़ी आई। द बाइबल वॉज ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या था, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन भी हो गया और बाइबल को क्या किया गया, रीजनल लैंग्वेज में
प्रिंट किया गया। पहले तो क्या था, जिस लैंग्वेज में है उसको हर कोई नहीं समझ रहा है। अब क्या किया गया, जब रीजनल लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर दिया गया तो हर कोई अब उसे पढ़ सकता था, हर कोई उसे समझ सकता था। यानी कि जो पोप उन पे तरह तरह की चीज़ें इम्पोज कर सकते थे, अब वो चीज़ वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें जो थी वो लोगों तक पहुंच गई थी। कॉजेज ऑफ रिफॉर्मेशन, इसमें नेक्स्ट कॉज है एविल प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च। रोमन कैथलिक चर्च की एविल प्रैक्टिसेस, ठीक है, बुरी उनकी जो तरीके थे उनकी बात है हो रही है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि मेडिवल पीरियड का जो अर्ली पीरियड वाला टाइम था, ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड जब था, जब कैथलिक चर्च वगैरह जो थे स्टार्टिंग में थे, तो उस टाइम में जो लोग थे वो बड़ा ही सेंटली लाइफ अपनी बिता रहे थे, सेंट की तरह बिता रहे थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ रही होती है वैसे वैसे वो करप्शन और मतलब इस तरीके गलत तरीके में उनका फेथ जो था वो आ गया था, ठीक है। The Roman Catholic Church under its control imposed taxes such as tithes and पीटर पेंस, इस तरीके के टैक्सेस जो थे, ठीक है, टाइट्स हो गया, पीटर पेंस हो गया, सभी यूरोपियन क्रिश्चियन जो थे उन पे वो ज़बरदस्ती इम्पोज करने लगे। अच्छा, हाई टैक्स वो लगाने लगे, मतलब उनको ये था कि जहाँ से ज़्यादा जो है अमाउंट उनको मिल सके, जहाँ से ज़्यादा मनी मिल सके, उस तरीके के काम वो करने लगे। लोगों पे ज़बरदस्ती टैक्स जो थे वो इम्पोज करने लगे। किसी ने कोई सिन किया है तो उसके लिए क्या करना होता है, उसको कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है। बट इस टाइम में क्या था कि इनका कहना था कि एक अच्छा खासा टैक्स जो था वो लगा देते थे और इनका कहना था इससे बिना प्रायश्चित किए ही वो हेवन तक जा सकते हैं। तो इस तरीके की एविल प्रैक्टिसेस जो थी वो आ गई थी। नेक्स्ट कॉज है राइटिंग ऑफ एमिनेंट स्कॉलर। एमिनेंट स्कॉलर यानी कि कुछ फेमस स्कॉलर्स थे, जैसे कि हम देखते हैं जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, ठीक है, इस तरीके के जो स्कॉलर्स थे, ये लोग, इनकी जो राइटिंग थी तो ये क्या करते थे, इन टॉपिक्स पे लिखकर लोगों को अवेयर कराने लगे। यानी कि चर्च का जो रियल फेस था वो लोगों के सामने लाने लगे और उन्हें रिफॉर्म के लिए अवेयर करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स। हम देखते हैं कि इस टाइम तक फ्यूडलिज्म जो था उसका अंत हो जाता है, अंत होने लगता है और यहाँ से क्या है, जो रूलर्स थे अब उनकी पावर बढ़ने लगती है। पहले वो फ्यूडलिज्म जब था तो रूलर्स की पावर जो थी उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब रूलर्स की पावर जब बढ़ने लगी तो उन्होंने जो पेपल उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इंटरफेयर करते थे, ठीक है, समय समय पर अलग अलग तरीके से उनसे मनी की डिमांड करते थे, अब वो इसको पूरी तरह से रिफ्यूज करने लगे, ठीक है। द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म ब्रॉट स्ट्रॉन्ग रूलर्स हु फॉरबेड पेपल इंटरफेरेंस इन पेपल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है। नेक्स्ट कॉज था राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। नेशनल कॉन्शियसनेस, लोग अब अवेयर होने लगे। अब लोगों की डिमांड हो गई कि जो उनका रूलर हो, जो उन पे राज करे, वो उनके द्वारा चुना गया हो, ठीक है, जिसको कि लोग पसंद करें वो उनका रूलर बने। इसके अलावा वो चाहते थे कि पोप जो है उनका कोई इंटरफेरेंस ना रहे और उसके अलावा वो अपने अलग से कैथलिक चर्च जो थे वो चाहते थे जिसमें कि पोप जो है उनका इंटरफेरेंस ना रहे, ठीक है। The immediate cause of the Reformation was a protest movement by Martin Luther, ठीक है। एक बड़ा इसका रीज़न जो था वो था मार्टिन लूथर भी थे। मार्टिन लूथर थे कौन, पहले हम लोग ये जानेंगे, फिर ये कैसे इसका रीज़न थे ये समझेंगे। तो मार्टिन लूथर जो थे वो कौन थे, वो एक मॉन्क थे, साथ ही साथ प्रीचर भी थे, वो एक प्रोफेसर भी थे, कई चीज़ उनमें कह सकते हैं कई क्वालिटीज़ थी। तो मार्टिन लूथर जब ये रोम की चर्च में आए, यहाँ की चीज़ों को वो देखे तो बड़े ही सरप्राइज रह गए कि किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से लोगों को रिलीजन के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से बाइबल के बारे में लोगों को बताया गया है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, लोगों को अपने साथ किया, लोगों में अवेयरनेस पहुंचाई, ठीक है। उसके अलावा बाइबल, जिसका कि इन्होंने जर्मन में बाद में ट्रांसलेशन भी किया और जिसकी वजह से लोग जो थे फिर वो इनके साथ आए, क्योंकि लोगों को जो एविल प्रैक्टिसेस थी चर्च की, कैथलिक चर्च की, उसके बारे में वो जानते ही थे। तो इस वजह से जब लूथर ने उनके अगेंस्ट बातें रखी, उसके अलावा लूथर ने क्या किया, लोगों को डिबेट के लिए बुलाया, कैथलिक चर्च के लिए डिबेट के लिए लोगों को बुलाया। तो इस वजह से लोग जो थे वो फिर इनके साथ आने लगे। तो एक बड़ा कॉज जो थे मार्टिन लूथर भी थे। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, क्या इम्पैक्ट रहा वो देखते हैं। द चर्च वॉज स्प्लिट अप परमानेंटली, सिविल वॉर्स ब्रोक आउट इन मैनी कंट्रीज, रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजियस परसिक्यूशन। देखिए क्या हुआ कि चर्च जो थे वो स्प्लिट हो गए 2 पार्ट्स में, ठीक है।
कैथोलिक चर्च एंड प्रोटेस्टेंट चर्च। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट जो कि लूथर के सपोर्ट में थे, कैथोलिक जो कि पहले से चले आ रहे थे। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से हम देखते हैं एक लंबे टाइम तक सिविल वॉर चलता रहा प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक के बीच में। अब जो प्रोटेस्टेंट कंट्रीज थी, जैसे कि जर्मनी, वहाँ पर प्रोटेस्टेंट चर्च थे, रोम जहाँ पर हम देखते हैं कैथोलिक चर्च थे। तो जो प्रोटेस्टेंट कंट्रीज थी, वहाँ पर जो कैथलिक्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। ठीक है, इंटॉलरेंस किया जाता था। और हम देखते हैं कि जो कैथलिक कंट्रीज थी, वहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनको परेशान किया जाता था। मतलब इस तरीके से हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट रहा कि लोग 2 पार्ट्स में बट गए और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। काउंटर रिफॉर्मेशन, ठीक है, आते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन की बात अगर करें, क्या है ये? द रिफॉर्मेशन हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रोमन कैथलिक चर्च। रिफॉर्मेशन जो हुआ, ठीक है, ज़रूर सिविल वॉर और ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट इससे कैथलिक चर्च जो थे उनमें एक अच्छा खासा रिफॉर्म हुआ, उस पर एक अच्छा इस रिफॉर्म का एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ। द रियलाइज ऑफ पोप, जो पोप थे, जो लोगों के साथ गलत कर रहे थे, ठीक है, उनको रियलाइज़ हुआ कि वो गलत कर रहे हैं और लोग भी अब अवेयर हो गए, तो इसलिए अपने जो तरीके हैं वो उन्हें चेंज करने पड़ेंगे। द रिफॉर्म मूवमेंट विद इन द कैथलिक चर्च इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इज नोन एज द काउंटर रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो ये रिफॉर्म मूवमेंट था, जिसकी वजह से कैथलिक चर्च जो थे वो अब सुधरने लगे, किसकी वजह से? प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की वजह से। इसी को कहा गया काउंटर रिफॉर्मेशन। राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। प्रोटेस्टेंट्स सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट रूलर्स। प्रोटेस्टेंट जो थे उनका सपोर्ट था किसको? स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट रूलर्स के लिए। हम देखते हैं आगे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे रूलर ऐसे होते हैं जो कि चर्च के हेड भी होते हैं, साथ ही साथ वो गवर्न भी कर रहे होते हैं। अब क्या था कि जब जो रूलर है वही दोनों काम कर रहा है, तो पब्लिक जो है वो 2 पार्ट में नहीं बटी है कि उसे रूलर की बात माननी है या फिर किंग की बात माननी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर बॉन्डिंग जो थी वो ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो आगे काफ़ी देखने को मिलता है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट्स, क्योंकि अब लोगों की आंसरिंग जो थी वो सिर्फ एक के लिए थी और इस वजह से डेवलपमेंट जो है इन नेशन स्टेट्स में तेजी से होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम देखें तो वो इस समय में फिर अब तेजी से होता है। द रूलर्स ऑफ द नेशन स्टेट्स डिड मेनी थिंग्स टू इम्प्लीमेंट वेरियस रिफॉर्म एंड इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। अब क्या है कि रोम में जो तरह तरह के टैक्स लगाए जाते थे, अब वो सारी चीज़ें जो थी वो बंद हो गई, जिसकी वजह से रूलर्स जो थे उनकी कंडीशन भी अच्छी थी। इसलिए अब उनका मानना था कि अब उन्हें क्या करना है? अब उन्हें पब्लिक के लिए काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज जो है वो पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने हैं। ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फ्लरिश्ड, और इस तरह से जो किंग थे या रूलर थे उनकी कह सकते हैं जो कोशिशें थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उसकी वजह से ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज जो थी वो आगे तेज़ी से फ्लरिश होने लगी। रूलर्स गेन्ड पीपल सपोर्ट बाई हिज गुड डीड्स। तो रूलर्स जब अच्छे काम कर रहे थे, लोगों को सपोर्ट कर रहे थे और लोगों की प्रोग्रेस, डेवलपमेंट भी हो रही थी, इसकी वजह से जो लोग थे या पब्लिक जो थी वो रूलर्स को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। और हम देखते हैं यहाँ पर इन्हीं वजहों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फिर आगे बहुत तेजी से होता है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।